हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक जो डायरेक्ट टैक्स का है, जो हमने लास्ट टाइम दो चैप्टर्स कवर किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट और एक था अपना रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। तो आज मैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर लेके आ रहा हूँ। थर्ड चैप्टर नॉर्मल देखा जाए बुक में आप देख सकते हो कि वहाँ पर सैलरी एक हेड्स ऑफ इनकम है। वो तो छोड़ दो, वो बस अपने को क्या करना है, वो हेड्स ऑफ इनकम जो है उसमें से समझने के लिए अपने को पहले सब हेड्स देख के आना पड़ेगा, फिर वो चैप्टर खुद ब खुद समझ जाए। वो सिर्फ टाइप एक इंडेक्स टाइप चैप्टर है और कुछ नहीं है। उसके बाद जो आता है सैलरी, आता है हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी मेजर मेजर चैप्टर है, और जो बहुत ही मतलब देखा जाए तो प्रोविजन वाइज थोड़ा टफ लेवल का है। तो मैंने सोचा अपना जैसा चल रहा है बेसिक लेवल फिर रेसिडेंशियल, तो थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ोगे तो हाउस प्रॉपर्टी इज़ द सिंपल चैप्टर। तो मैंने पहले हाउस प्रॉपर्टी को लूँगा, उसके बाद मैं सैलरी को लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सैलरी पढ़ने से आपको हाउस प्रॉपर्टी समझेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों अलग अलग हेड है, अपने तरीके पे दोनों, अपने प्रोविजन है दोनों के। तो हाउस प्रॉपर्टी आज हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके प्रोविजंस देखें। आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे मेरे पार्ट वाइज डिवाइड करूँगा मैं, और ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक क्या बोलता है, अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये, तो हमें क्या करना है इसमें, है क्या? सर अब मैं एक बार बता देता हूँ कि हमारे टोटल कितने हेड्स है। हमने स्टार्ट में भी देखा था, राइट? हमारे टोटल 5 हेड्स है। कितने हैं सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने हैं सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट हेड क्या था सर? सैलरी, राइट? सैलरी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का पीजी पीपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में? प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। और लास्ट में आता है अपने अदर सोर्स, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और ये अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है समझने के लिए। वेरी मतलब ये जो है मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। बहुत कम प्रोविजन है कंपेयर किया जाए सैलरी से और बिजनेस प्रोफेशन से, ठीक है। तो सैलरी हम लोग आगे के लेक्चर्स में रखेंगे। फिलहाल हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब सेक्शन वाइज देखते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक हाउस प्रॉपर्टी को दिया गया है। अगर ये सेक्शंस में कोई भी चीज़ होता है, हलचल होता है, वो सब हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वहाँ पर अफेक्ट जाता है उसका, ठीक है। तो हर एक सेक्शन का, जैसे आपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हम लोग ने? एक चार्जिंग सेक्शन होता है, जैसा सेक्शन नंबर 4 मैंने पढ़ाया था, एक बार देख लेना। सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। अगर वो सेक्शन नहीं होता शायद इनकम टैक्स आता ही नहीं, मतलब वहीं से शुरू होता है इनकम टैक्स का चार्जेबिलिटी। तो ऐसे ही जो है ना, आगे बढ़ोगे ना तो अलग अलग हेड्स, मैंने अभी जो हेड्स बताया आपको, सबका अपना खुद का एक चार्जिंग सेक्शन है, सबका अपना खुद का एक क्या है? चार्जिंग सेक्शन। जैसा सैलरी, सैलरी क्या बोलता है उसका चार्जिंग सेक्शन जो है, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन 15 है। मतलब सैलरी अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो सबसे पहले वो चार्जिंग सेक्शन उसको हिट होना चाहिए। अगर वो हिट हुआ तो ही वो सैलरी के अंडर जाएगा, अदरवाइज वो सैलरी के अंडर नहीं जाएगा। तो सेम अपना हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी भी सेम वैसे ही बोल रहा है कि उसके पास भी एक चार्जिंग सेक्शन है खुद का। अगर वो हिट होता है, अगर उसके अंडर आप फॉल होते हो, तो आपका वो इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैंने, यहाँ पर यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैंने कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितने सेक्शन है? 22 से लेके 27 तक सेक्शंस है। अब
एक एक करके सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखा है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता है अपने को, फर्स्ट सेक्शन बात करता है चार्जिंग सेक्शन की। किसके बारे में बात करता है सर? चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग का मतलब होता है एक बार तुम लोग चार्ज करते हो, मतलब एक बार तुम्हारा इनकम फॉल होता है ये इनकम टैक्स में, तो उन्होंने कुछ प्रोविजन बना के दिया, वो प्रोविजन के अंदर आप फॉल होते हो या नहीं वो देखना पड़ेगा। एक बार फॉल हुआ वहां पर तो वो चार्ज हो गया आप पे, तो वो हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आ जाएगा। ठीक है, वो चार्जिंग सेक्शन होता है। वो चार्जिंग सेक्शन अभी अपन थोड़े देर में वो पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, सेकेंड एनुअल वैल्यू। सर ये एनुअल वैल्यू क्या है सर? एनुअल वैल्यू वो चीज है जिसके दम पे हम लोग उसी पे तो टैक्स लेते हैं। एनुअल वैल्यू, वैल्यू समझ रहे हो ना? इनकम तुम जो कमा रहे हो ना, किसके ऊपर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हेड है इनकम हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है तुम्हारा, वो इनकम को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कुछ तो कैलकुलेट रहेगा उसके अंदर। तो तुम्हारा जो टोटल इनकम जिसको बोलते हैं ना इनकम, तो उसको एनुअल वैल्यू करके नाम दिया गया ये चैप्टर में। तो हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कहाँ से होता है? कैलकुलेशन एनुअल वैल्यू से ही स्टार्ट होता है, राइट। अब वो अपन डिटेल में जाएंगे अंदर कि हर एक चीज क्या है सर, एनुअल वैल्यू क्या है सर, ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। मैं समझा दूंगा, एक बार ये सेक्शन अच्छे से याद कर लो। तो सेक्शन मैंने क्या बोला, 22 क्या था अपना? चार्जिंग सेक्शन था। और 23 क्या था? एनुअल वैल्यू था। एनुअल वैल्यू अब आगे जाके उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले, इसका पूरा कैलकुलेशन अपना पूरा सम्स एनुअल वैल्यू पे ही डिपेंड है। ओके, उसके बाद है थर्ड वन, कौन सा? ये सेक्शन 24। सेक्शन 24 किसके बारे में बात करता है? डिडक्शन के बारे में बात करता है। ये डिडक्शन क्या होता है सर? सर याद रखना, हर एक इनकम के सामने जो है ना, अपन कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो वो डिडक्ट किया जाता है। कोई अगर मैं 100 रुपये कमाऊँ तो उसके सामने अगर मैं 50 रुपये, अगर उसके सामने मैं 60 रुपीज़ अगर मैं ये खर्चा दिखाऊँ, खर्चा मतलब मेरा एक्सपेंसेस है वो बिजनेस के लिए, तो वो 60 माइनस करके बचा हुआ 40 पे आपका प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या है ना, हाउस प्रॉपर्टी जैसे है ना, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम कम आया तो उसका एक्सपेंसेस भी मेरे को क्या करना है? क्लेम करना है। तो उन लोगों ने एक्सपेंसेस की जगह पे उन्होंने बोला है डिडक्शन ले लो तुम लोग। डिडक्शन का मतलब होता है उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके दिया है, भाई इतना परसेंटेज तुम लोग माइनस करो तो खत्म कर दो मैटर, हम लोग बाकी कोई एक्सपेंसेस आपको पूछेंगे नहीं। तो डिडक्शन के बारे में हम लोग किधर पढ़ेंगे? सेक्शन 24 में पढ़ेंगे। तो उसका डिटेल में हम लोग जाएंगे, उसका तुम लोग टेंशन मत लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर? सेक्शन 25 ए। सेक्शन 25 ए किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है सर एरियर्स अनरियलाइज रेंट। सर ये क्या है सर? ये मैं धीरे से एक जब आएगा टॉपिक मैं उसको आपको कवर करके दूंगा। अब फिलहाल मैंने क्या बोला है, ये सेक्शन को अच्छे से पहले याद करो। एरियर्स का मतलब क्या होता है भाई? कुछ है जो अभी तक मिला नहीं, राइट। अनरियलाइज रेंट, रियलाइज रेंट क्या होता है भाई? रेंट मिला है मुझे, अभी अनरियलाइज मतलब अभी तक नहीं मिला है सर रेंट। तो ये दोनों चीजें ना हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पॉइंट याद करो, फर्स्ट क्या बोला? सेक्शन 22 में चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन 23 में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन से 25 ए में क्या दिया है सर? एरियर्स एंड अनरियलाइज रेंट के बारे में बात किया हमने। ठीक है, अब सेक्शन कोनर के बारे में बात करते हैं। अगर कोनर का मतलब सर प्रॉपर्टी के हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है ना, जरूर थोड़ी एक ही बंदे के नाम पे हो हाउस प्रॉपर्टी, जरूर थोड़ी है, राइट। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि दो बंदे के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, जैसा हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों के नाम पे एक प्रॉपर्टी हो सकता है, तो को ओनर। तो ऐसे टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पर बात करनी है, राइट। नेक्स्ट क्या बोलता है? सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर सर, डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है सर? डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है? मान के चलो वो ओनर है। डीम्ड का मतलब ही होता है मान के चलना। अब ओनर है, अब सर इसमें क्या आता है सर? टेंशन मत लेना, मैं हूं ना यहाँ पर। अब हम फ्लो जाएंगे ना, फ्लो जब ये सेक्शंस जब देख रहे हैं हम लोग, जब फ्लो की बात करें ना सर, कैसा पढ़ाने वाले हो आप, राइट। तो मैं बोलूंगा सर मैं फर्स्ट तुमको है ना ये चार्जिंग सेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये चार्जिंग सेक्शन में 3 बेसिस बना है, 3 बेसिस को अपन क्लियर करेंगे। वो जैसा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग उड़ी खाएंगे
नेक्स्ट अपना कहाँ जंप होगा, जंप डायरेक्टली डीम्ड ओनर के ऊपर होगा। डीम्ड ओनर का मतलब समझ के लेंगे क्या होता है डीम्ड ओनर, ठीक है। जैसे डीम्ड ओनर का मतलब समझते तो हम लोग धीरे से उड़ी खाएंगे एनुअल वैल्यू पे। देखो मैं स्टेप बता रहा हूँ, राइट। फर्स्ट यहाँ से, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स जैसा आते जाएगा, सम्स के ऊपर आएगा। तुमको जहाँ पर सम्स आएंगे उस हिसाब से आपको वो थियरी भी समझते जाएगा और सब क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ में आपने क्या सीखा सर, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम टैक्स ने चार पांच कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, ये 6 सेक्शन के अंदर उसने क्या कर दिया है, रखा है। तो फर्स्ट सेक्शन क्या बोला, 22 चार्जिंग सेक्शन, सेकंड क्या बोला मैंने, और 23 क्या है, एनुअल वैल्यू, थर्ड क्या बोला मैंने, डिडक्शंस के बारे में बात किया 24, और 25 किसके बारे में बात करते हैं, एरियर्स के बारे में और अनरियलाइज रेंट के बारे में बात करता है। 26 किसके बारे में बात करता है, को ओनरशिप। जब एक प्रॉपर्टी जब दो जन के बीच में बटा हुआ था और उसका लीगल ओनरशिप दोनों के पास होता है कुछ रेशो में, तो वो को ओनरशिप में चला जाता है। और उसके बाद सेक्शन 27 किसके बारे में बात करता है, डीम्ड ओनर के बारे में बात करता है, राइट। डीम्ड ओनर क्या होता है क्या नहीं होता है सर, हम लोग जस्ट कुछ ही मिनट में अभी पढ़ने वाले हैं उसको आगे वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन लिखा है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन 22, जैसे हमने स्टेप वाइज बोला था, चार्जिंग सेक्शन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इनकम कमाते हो, अगर ये डेफिनेशन में फॉल होता है वो इनकम, तो वो ये हेड में चार्जेबल होगा इनकम टैक्स के लिए, समझा। तो चार्जिंग सेक्शन सबका अपना अपना चार्जिंग सेक्शन होता है हर एक हेड का। अगर वो चार्जिंग सेक्शन में हम फॉल होते, वो डेफिनेशन में हम फॉल होते, तो हमको वो हेड ऑफ इनकम के हिसाब से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे और उसके हिसाब से इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में एक बड़ा सा मस्त डेफिनेशन है, बड़ा नहीं बोल सकते, 2 लाइन का डेफिनेशन है, बट वो इतना अच्छे से उन्होंने फ्रेम किया है ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को समझने हैं वो क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं लोग। तो ये डेफिनेशन हमेशा अच्छे से याद कर लेना, फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन में वो कवर होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा है कि एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू सर, ये एनुअल वैल्यू क्या है सर, सर अभी तो मैंने जस्ट 5 मिनट पहले बताया आपको, एनुअल वैल्यू कौन से सेक्शन में कवर होता है, ये सेक्शन सेक्शन 23 में कवर होता है, याद करो। एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन ये क्या होता है सर, इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, तब जाके एनुअल वैल्यू बनता है। सर वो कब पढ़ेंगे, ये सेक्शन होने दो ना, फिर मैं 23 भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू समझ में आ रहा है, साल भर का वैल्यू, काय का वैल्यू सर, जो प्रॉपर्टी से मैंने कमाया। और सर वो प्रॉपर्टी क्या है सर, अभी वो प्रॉपर्टी बताओ मुझे एग्जैक्टली क्या होता है, तो अभी पढ़ते हैं अपन। एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, सर कोई तो प्रॉपर्टी है जिसका एनुअल वैल्यू मुझे मिल रहा है, उसका एनुअल इनकम मुझे आ रहा है, ये क्लियर हो गया। सर एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी याद करो, हमेशा याद रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, देखते हो ना, उसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि याद करने से बहुत कुछ बेसिक क्लियर रहता है अपना। तो एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है सर, प्रॉपर्टी में दो चीज आ सकते हैं, बिल्डिंग और यहाँ पर लैंड, दिख रहा है, बिल्डिंग एंड लैंड, दो प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और लैंड। तो सर ये बिल्डिंग और लैंड क्या होता है सर, बिल्डिंग तो आपको पता है नॉर्मल घर को बोलते हैं, राइट। और लैंड क्या है सर, उसके रिलेटेड, लैंड तो अलग ओपन एरिया भी हो सकता है, राइट है, वो भी कवर होता है क्या सर, नहीं नहीं वो सब नहीं कवर होता है, ध्यान देना। लैंड अपार्टिनेंट, उसका मतलब क्या होता है सर, अपार्टिनेंट का मतलब होता है कि कनेक्टेड, इसको आप बोल सकते हो कनेक्टेड, ठीक है। मैंने क्या बोला, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ, प्रॉपर्टी किसमें मतलब कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकता है और लैंड जो कनेक्टेड होगा किससे सर, वो मेरे घर से कनेक्टेड होगा।
अब ये हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं घर के बारे में बात कर रहा हूँ, घर के बारे में, ठीक है। लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू ऑफ विच क्या, एसएससी। एसएससी मतलब सर जो टैक्स पेबल लायबल, जो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, राइट। एसएससी इज द ओनर। कौन होना चाहिए एसएससी? वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब सर इसमें तीन चीज सीख सकते हैं। ओनर शैल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। तो सर इसमें तीन चीज हमने सीखा। सर क्या, सबसे पहले जो है ना, प्रॉपर्टी के बारे में बात की हमने। सबसे पहले हम लोग ने एनुअल वैल्यू के बारे में बात की। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है सर? बिल्डिंग और लैंड, ठीक है, जो कनेक्टेड लैंड, कनेक्टेड बोल सकते हैं। ओपन एरिया वाला लैंड नहीं बात कर रहा हूं मैं, कनेक्टेड वाला बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में और क्या बोला उसने? एसएससी कौन होना चाहिए सर? एसएससी कौन होना चाहिए? मतलब ओनर होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट्स हमने देखा। सर अब इसका मतलब समझाओ ना थोड़ा, क्या बोलना चाहता है वो। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है ना घर है, समझो ये एक घर, ये दो घर, हो सकता है क्या नहीं? एक बंदे के पास एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, राइट है। तो इनकम टैक्स क्या बोलती है? ठीक है सर, ये घर घर है, ओके मानता है। अब ये घर से जो है ना, तुम लोग ये घर पे खुद रहते हो सकता है ये क्या है ये, राइट। नॉर्मली एक घर होगा तो लोग क्या करते हैं, खुद के घर पे खुद ही रहते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, खुद को जो रहते हैं हम लोग, सेल्फ, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद के नाम पे, राइट। खुद का घर है, एक ही घर है, तो मैं नॉर्मली गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, हाँ भाई तेरा खुद का घर है, तू रेंट पे नहीं दे रहेगा, एज्यूम करते कि तू खुद ही रह रहा है वहां पर। सेकंड सेकंड घर हो सकता है क्या? हो सकता है सर, सेकंड घर भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा भी पॉसिबल है कि तू दोनों घर में रह रहा है, हो सकता है थोड़ा फैमिली बड़ा है अपना, तो हम लोग दोनों घर पे रह रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है इसको भी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं इसको? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूँ, मतलब मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ ये भी घर, हो सकता है ये भी। या हो सकता है और एक घर है मेरे पास, और एक घर है, और एक घर को मैंने क्या किया, रेंट पे दिया है। क्या किया मैंने? रेंट पे दिया है। मतलब अगर ये रेंट पे दिया है, ये रेंट पे गया है, मतलब इसका मेरे को इनकम आता रहेगा, राइट है, इनकम आता होगा। इसका मुझे इनकम आता होगा या नहीं? आता होगा इनकम। तो वो इनकम मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। मैंने क्या किया? रेंट पे दिया। तो इस वाले घर को अपन बोलेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इस वाले घर को हम? लेट आउट प्रॉपर्टी, LOP। और ये वाले घर को SOP। हो सकता है तुम लोगों ने इसको भी लेट आउट किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूर ने दोनों घर लेके बैठे हो। तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको रेंट किया होगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप? लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है अपना। तो मिनिमम एक घर को गवर्नमेंट मिनिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकती है, अदरवाइज बाकी सबको अगर रेंट पे दिया है तो उसको लेट आउट ही मानना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ने क्या देखा, इसके ऊपर जो भी इनकम आएगा तुमको, इसके ऊपर जो भी इनकम आएगा, और इसका कुछ कुछ कैलकुलेशन में ये तीनों मिला के कुछ कैलकुलेशन, इसका इनकम नहीं होता है, इसका कुछ कैलकुलेशन होता है, वो मैं तुमको सेक्शन 23 जब एनुअल वैल्यू पढ़ाऊंगा वो तुमको पता चल जाएगा। ये तीनों को मिला के जो इनकम कैलकुलेट करके आएगा वो तुम्हारा एनुअल वैल्यू होगा। क्या होगा? वो तुम्हारा एनुअल वैल्यू होगा। सेकंड क्या बोलता है? एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन है सर? ये घर है मेरा, घर मतलब बिल्डिंग मान लिया उसको मैंने, और लैंड। देखो ये घर है ना, घर के बाजू में है ना जमीन हो सकती है, कनेक्टेड कनेक्टेड जमीन हो सकती है, राइट है। जैसे तुम लोग अगर बिल्डिंग देखोगे तो बाजू वाला एरिया अपना खुद का होता है, किधर पार्किंग होता है, किधर गार्डन होता है, राइट है, किधर गैरेज होता है, कुछ भी हो सकता है। जो मेरा खुद का है, समझो मेरा घर है और वहां पे मेरा एक गार्डन भी है घूमने टहलने के लिए, राइट। तो ऐसा
ये जो पार्ट होता है घर के बाजू में कनेक्टेड लैंड, वो भी, उसको भी अगर तुम लोग कोई चीज पे देते हो और वहां से भी कुछ कमाते हो, वो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कनेक्टेड लैंड, हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो भी लैंड होगा वो भी किस में गिना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कवर किया जाएगा। तो इसके भी कनेक्टेड लैंड, इसके भी कनेक्टेड लैंड। ठीक है, तो वो, अब ये थर्ड वाला पॉइंट क्या है सर, ओनर बोल रहा है। ओनर क्या होता है सर, ओनर क्या होता है, ओनर लीगल, लीगल पर्सन जो क्या किया है, वो प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, मतलब उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ओनर बोलते हैं। राइट है, ये क्लियर है। तो याद रखना, जब भी तुम प्रॉपर्टी, जो इनकम तुमको डिराइव होता है, वो टैक्सेबल किसको होगा, ओनर को होगा। क्लियर है, वो टैक्सेबल किसको होगा, उसके ओनर को होगा। सर याद रखना, ओनर, ओनर में हमेशा ना इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। क्या बोला, ओनर में हमेशा क्या इंक्लूड होता है, डीम्ड ओनर इंक्लूड होता है। सर डीम्ड ओनर क्या है, पढ़ते धीरे से, आराम से पढ़ते, कोई प्रॉब्लम, कहीं नहीं जा रहे अपन। ठीक है, तो अभी तक डेफिनेशन में मैंने तीन चीज बताया, ओनर कौन होता है ये बताया, मैं आगे जाके और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अपन डेफिनेशन याद कर लेते। एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, राइट, एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ लैंड, कनेक्टेड वाला लैंड, राइट, नहीं तो बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट, राइट, दैट ऑफ विच क्या, एसएससी, एसएससी क्या, इज द ओनर, एसएससी को ओनर होना चाहिए, शाल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। क्लियर है सर, तीन चीज पढ़ा, एनुअल वैल्यू समझा सर, कुछ तो इनकम आ रहा है प्रॉपर्टी से मुझे, वो इधर इनकम कंसिडर करेंगे, उसी को एनुअल वैल्यू बोलेंगे। सेकंड क्या है सर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या आता है, बिल्डिंग आता है। बिल्डिंग देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ अगर ओनर, ओनर है और उसने खुद का प्रॉपर्टी, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके पास, ये वाला है उसके पास, ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट ये जो है ना, ये जो है ना, किसी और को रेंट पे दिया है उसने, और वो बंदा इधर बिजनेस कर रहा है, तो सर ये किस में लेंगे सर, या हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे या कुछ और हेड्स में लेंगे। सर वो कर रहा है ना बिजनेस, बट तू क्या कमा रहा है, तू तो इनकम ही कमा रहा है, रेंट ही कमा रहा है, तो तेरे को हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में ही लेना पड़ेगा, मतलब तूने घर भाड़े पे दिया है यही समझ के लेना पड़ेगा। तूने शॉप या कमर्शियल रेसिडेंस, कोई भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, कोई रेसिडेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, तुमको इनकम आ रहा है ना, तब तक तुम लोग उसको हाउस प्रॉपर्टी में ही गिनोगे। और याद रखना, सेकंड, मैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी, अगर ये बंदा, राइट है, अगर ये बंदा के पास एक घर ऑलरेडी है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके पास दूसरा घर भी है, ये दूसरा घर जो है ना, वो क्या कर रहा है मालूम, ये शॉप समझो, ये शॉप है उसका खुद का, तो दोनों में ओनर खुद ही है, और वो क्या कर रहा है, इसमें ना बिजनेस चला रहा है, क्या चला रहा है वो, इसमें बिजनेस चला रहा है। तो सर ये बिजनेस चला रहा है, राइट, तो इसका जो भी इनकम होगा ना, उसको इनकम, वो किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा, ये ऐड में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि ये जब पूरा शॉप का जब इनकम कैलकुलेट होता है ना, इनकम, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट इनकम टैक्स चार्ज करती है। अब प्रॉफिट बिजनेस से होता है, अपने को क्या बोला मैंने, प्रॉफिट बिजनेस से होता है, तो वहां का सब जो चीज है ना, वो सब किस पे कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस पे कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में लिया जाएगा। अगर मैं ओनर होके बिजनेस करता हूँ खुद के रूम में, कोई दूसरे शॉप में, तो वो इनकम बिजनेस में चला जाएगा, ना कि हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर वही मैंने रेंट पे दिया किसी को, राइट, वो बंदा क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है और बिजनेस कर रहा है, तो वो उसका बिजनेस है, अपना नहीं, अपने को सिर्फ रेंट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल है, एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी और ओनर। तो स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा ओवरव्यू सेक्शन 22 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सेक्शन 22 जो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए। सर बिल्डिंग क्या हो सकता है, सर मैंने एग्जांपल दिया है,
ये याद रख लो, कहीं पर लिख लो अच्छे से। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर क्या दिया है, रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, रहने वाला घर। वो हो सकता है मैंने सामने वाले को रेंट पे दिया हो, राइट। या फिर कमर्शियल प्रीमाइसेस। कमर्शियल प्रीमाइसेस क्या होता है सर, सामने वाले को रहने के लिए घर नहीं दिया है, सामने वाले को मैंने बिजनेस करने घर दिया है, या फिर शॉप दिया है, कुछ भी हो सकता है। मेरा प्रॉपर्टी दिया है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, वो प्रॉपर्टी में बिल्डिंग या फिर लैंड हो सकता है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रीमाइसेस हो सकता है। कमर्शियल प्रीमाइसेस जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ऑफिसेज हो सकते हैं, सामने वाले को ऑफिस चलाने के लिए शॉप दिया है मैंने, या फिर गोडाउन के लिए जगह दी मैंने, या फिर फैक्ट्रीज चलाने के लिए दिया है, या फिर सिनेमा हॉल के लिए दिया है। ऐसा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैंने उसको रहने के लिए भी दे सकता हूँ, या फिर उसके बिजनेस पर्पस के लिए भी दे सकता हूँ। तो ये मेरा बना सर बिल्डिंग का डेफिनेशन। और सेकंड, लैंड के बारे में। सर लैंड क्या हो सकता है, लैंड वही होता है जो बिल्डिंग से कनेक्टेड होगा, वही लैंड को बोलेंगे अपन बिल्डिंग के ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल वहाँ पर दिया है, गार्डन दिया है, ठीक है, गार्डन को अपन बोल सकते हैं लैंड। उसके बाद में कंपाउंड, पार्किंग, रोड्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीट। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो अपना रहना जिधर है, अपना हाउस प्रॉपर्टी है, जहाँ पर अपना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के आसपास में जो जगह है जो अपने अंडर में आता है और हम उसको रेंट पे देते, वहाँ से इनकम कमाते, ये सब चीज़ है। गार्डन, कंपाउंड हो गया, पार्किंग हो गया, ये सब चीज़ को भी उन्होंने क्या किया है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में गिना है। जब तक उस पर मैं खुद बिजनेस नहीं करता हूँ तब तक मैं दूसरों को दे सकता हूँ बिजनेस के लिए। सेकंड, एसएससी मस्ट बी ओनर। क्या बोलता है, एसएससी को ओनर होना चाहिए। अब ओनर कौन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी बुक है। और ओनर के अंदर डीम्ड ओनर भी आता है। सर डीम्ड ओनर क्या आता है, उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले नेक्स्ट सेशन। उसके बाद में प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड फॉर द बिजनेस, फॉर बिजनेस ऑफ ओन, खुद का बिजनेस के लिए नहीं ऑक्यूपाई करना प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला, खुद के बिजनेस के लिए नहीं ऑक्यूपाई करना। मतलब मैंने एक बिल्डिंग खड़ा किया, ठीक है, ठीक है बिल्डिंग, और मेरा खुद का एक यहाँ पर बंगला है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, खुद का रहने के लिए घर। और एक बिल्डिंग उसने बनाया है, वो बना के बिल्डिंग वो रेंट पे दे रहा है। क्या कर रहा है, रेंट पे दे रहा है। तो उसका इनकम, इसका अगर ये रेंट पे दे रहा है तो इसका सारा इधर इधर क्या कर रहा है वो, समझो फैक्ट ऑफिस है, फैक्ट्री है, सिनेमा हॉल है, गोडाउन है किधर, ऐसा करके पूरा फैक्ट्री, ये बिल्डिंग को उसने क्या किया, रेंट पे दिया है। वो ऐसे टाइम पे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्लियर है। और सेकंड अगर वो क्या कर रहा है पता है, वो खुद जो है ना, ये रेंट पे नहीं दे रहा है, खुद यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, खुद का ओन बिजनेस चला रहा है। क्या कर रहा है, वो ओन बिजनेस कर रहा है पूरा बिल्डिंग में, ये पूरा बिल्डिंग में खुद का बिजनेस चला रहा है। तो उसको इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाएगा, उसको कहाँ पर लेके जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो सर ये सेक्शन अपने को समझ में आ रहा है, चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है। अब अपन देखते हैं सर ये आगे वाला सेक्शन जिसके बारे में ओनर के बारे में बात कर रहा था। ओनर के बारे में मैंने तो क्लियर बता दिया, एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। बट ओनर के अंदर डीम्ड ओनर भी होता है, और डीम्ड ओनर क्या होता है वो किसने बताया अपने को, वो सेक्शन 27 ने बताया। तो चलिए देखते हैं हम लोग 27 सेक्शन में डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैंने सेक्शन 23 लिखा है, सॉरी 27 लिखा है डीम्ड ओनर का, ठीक है। आपने सेक्शन 22 देख लिया। अब डीम्ड ओनर पढ़ने से पहले मुझे ओनर का मतलब समझना पड़ेगा। ओनर कौन है, उसके बेसिस पे क्या इनकम टैक्स चार्ज होता है उस पे, हाउस प्रॉपर्टी पे, और वो। तो मैंने पहले ओनर के बारे में, हम डीम्ड ओनर पढ़ना है बट उसके लिए पहले ओनर का डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन इन द सेंस कुछ नहीं है, ओनर कौन होता है उसमें क्लियरली लिखा है, जो इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है उसी को ओनर बोलेंगे। क्या सिंपल ऐसा मतलब उन्होंने यही लिखा है। तो ओनर कौन हो सकता है, लीगली रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब सर ओनर कौन होगा, जो लीगली डॉक्यूमेंट्स वो हाउस प्रॉपर्टी किसके पास होगा, वो बंदे के पास होगा जो रजिस्टर्ड है, राइट, उसको लीगल ओनर बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोला सर, देखो एग्जांपल में देखो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, लेट आउट किया। लेट आउट का मतलब क्या किया, लेट आउट का मतलब रेंट पे दिया मैंने। क्या किया मैंने, रेंट पे दिया।
अब यहाँ पर जो बंदा रहता है ना वो खतरनाक बंदा है। वो क्या है, एकदम खतरनाक बंदा है। वो बंदा क्या करता है मालूम, खुद नहीं रहता है, वो किसी और को रेंट पे दे देता है। अगर मैंने उससे 10,000 पर मंथ का रेंट चार्ज किया है, 10,000 पर मंथ का रेंट चार्ज कर रहा हूँ अगर उससे, तो वो बंदा क्या करता है मालूम, मैं तो यहाँ पर नहीं रहता हूँ, समझो मैं किधर बाहर रहता हूँ, ये मुंबई में प्रॉपर्टी है और मैं कहीं दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिल्ली में उसको रेंट पे दे दिया मुंबई का प्रॉपर्टी, वो क्या करता है, खुद नहीं रहता है, वो क्या करता है किसी और को सबलेट कर देता है। सबलेट, ये लेट आउट है, और ये प्रॉपर्टी को फिर से किसी और पर्सन को दे देता है, उसको बोलता है सबलेट। सबलेट क्या बोलेंगे इसको, सबलेट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब लेट आउट भी किया और उसको वापस से लेके उसने किसी और को दे दिया। उससे वो कितना चार्ज करता है सर, उससे वो 12,000 चार्ज करता है पर मंथ, ठीक है। मतलब उसका 2,000 बीच का प्रॉफिट बना, उसका क्या बना, उसका वो 2,000 बीच का प्रॉफिट बना। तुम तो ये इनकम को किधर दिखाओगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओगे ये वाला 10,000, राइट, क्योंकि तुम लोग ने लेट आउट किया है। और वो क्या करेगा, वो 2,000 कमा रहा है ना बीच में, 2,000, तो सर वो भी क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा, नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता है सर, क्योंकि ये जो बंदा है वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है नहीं। डेफिनेशन चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, लीगल ओनर होना चाहिए। लीगल ओनर कौन है, हम लोग है, तो हम लोग कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट ये बंदा नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा फिर सर, इसको जो है ना ये 2,000 है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर ये कौन सा ऐड है सर, वो लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला ऐड। तो वो 2,000 ये बंदा किस में दिखाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएगा, बट वही 10,000 मैं किधर दिखाऊंगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाऊं, क्योंकि मैं लीगली ओनर हूँ प्रॉपर्टी का। वो टेनेंट मेरा ओनर नहीं है, उसने सिर्फ दिया है सामने वाले को, और बीच में वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो बिजनेस भी नहीं बोल सकते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसका, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है ओनर। अब हम देखेंगे डीम्ड ओनर किसको बोलते हैं। सर डीम्ड ओनर किसको बोलते हैं, सर डीम्ड ओनर, डीम्ड मतलब मान के चलो कि वो ओनर है, समझो यही मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर है, ये मेरा एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये देखो मान ये और एक प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा घर पड़ा है, अभी उस पर क्या क्या कर सकता हूँ देखो मैं, इन एडवोकेट कंसिडरेशन, इन एडवोकेट कंसिडरेशन, इन एडवोकेट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी चीज मेरे को रिटर्न में मिले उसको बोलता है कंसिडरेशन। जैसा अगर मैं तुमको प्रॉपर्टी बेचता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो तुमसे मैं 20 लाख लूंगा, तो मेरे लिए वो कंसिडरेशन होगा, क्या होगा मेरे लिए वो कंसिडरेशन, मतलब मैं कोई चीज को बेचने के लिए समथिंग इन रिटर्न जो ले रहा हूँ उससे सामने वाले से, उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। इन एडवोकेट, इन एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि फुल पेमेंट नहीं किया, कुछ तो कहीं पे भी, तो अगर समझो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है ना, आज प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू देखेंगे इसके, मार्केट वैल्यू समझो 50 लाख का प्रॉपर्टी है, कितना लाख का है, 50 लाख का प्रॉपर्टी, आज वो मेरे नाम पे 50 लाख का प्रॉपर्टी, कल क्या करता हूं मैं उसको एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट किसको देते हैं नॉर्मली, अपने चाहिए लोग को, राइट। हो सकता है मैंने गिफ्ट जो है ना अपने स्पाउस को दिया, स्पाउस मतलब सर वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस कौन होगा, हस्बैंड, ठीक है, स्पाउस मतलब कोई भी पार्टनर उसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाउस। या फिर मैं अपने बच्चों को दूंगा, माइनर चाइल्ड, ठीक है, कोई भी हो सकता है, माइनर डॉटर हो सकता है, किसी को भी दे रहा हूँ मैं, माइनर चाइल्ड में कवर हो गया, ठीक है। तो मैंने गिफ्ट दिया सामने वाले को, 50 लाख का गिफ्ट दिया वाइफ को। अब मेरे को ये बताओ अब ये बताओ वाइफ से पैसा लूंगा क्या मैं, गिफ्ट दे रहा हूँ ना मैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिख जाता है वो क्लियरली, ऐसा लीगली है, तुम लोग गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी एक के नाम से दूसरे के नाम तक। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट है सर उसको, ऐसा क्यों करेगा वो, अपना ही घर का मामला है, नहीं भाई घर का मामला नहीं, ध्यान से देखो। कभी कभार है ना डीम्ड ओनर कब माना जाता है पता है, जब इनकम टैक्स को लगता है ये टैक्स की चोरी कर रहा है, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स को लगता है ये टैक्स की चोरी कर रहा है। कब हो सकता है सर इनकम टैक्स, समझो मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, क्या बोला मैंने, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, मेरे पास और एक प्रॉपर्टी है,
टोटल मिला के 3 प्रॉपर्टी, इसका इनकम मुझे 5 लाख आता हो और इसका इनकम मुझे 3 लाख आता हो। कितना? 3 लाख। समझो, ऐसा एज्यूम करो इसका इनकम मुझे 5 लाख आता है, इसका इनकम 3 लाख आता है। एज अ ओनर ये दोनों इनकम मेरे लिए इनकम बना, और मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना दिखाऊंगा? 8 लाख का मेरा इनकम बन जाएगा। तो मेरे पे टैक्स तो चार्ज हो जाएगा ना 8 लाख के ऊपर, राइट है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट्स कुछ नहीं है अपने पास, कम से कम 5 लाख तक तो उसका एग्जाम्शन लिमिट होता है, उसके बाद से फिर वो टैक्सेबल होना शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा टाइम पे क्या किया जाए? मेरे पे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स आता है, प्रोग्रेसिव रेट है ना, जितना बढ़ेगा इनकम उतने हिसाब से ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? तो वो बंदा क्या करेगा, मान ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर देगा। वाइफ के नाम पे करने से क्या होगा? लीगली वो ओनर बन जाएगी। अब वो ओनर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का इनकम उसके पास आने लगेगा। अब उसके पास इनकम आया तो वो इनकम दो टूट गया ना, इनकम टैक्स के वाले, अरे यार इसके पास लीगल होना, अभी वो बन गई 5 लाख का उसका और ये 3 लाख, तो दोनों में कहीं पर भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो स्लैब के नीचे चला गया। तो ऐसा टाइम पे इनकम टैक्स बोलता है नहीं भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक है। अब वो कंसिडरेशन फुल दे रहा है क्या? अगर उससे, अगर वाइफ से, अगर स्पाउस से तुम लोग क्या कर रहे हो? कंसिडरेशन पूरा उठा रहे हो, कंसिडरेशन पूरा ले रहे हो जितना होना चाहिए। जैसा 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो वाइफ से 50 लाख आना चाहिए, तुम लोग तब ट्रांसफर करना चाहिए, उसको बोलेगा फुल कंसिडरेशन के साथ। बट इनएडुकेट का मतलब क्या हो गया? 50 लाख के बदले मैंने 40 दे दिया, 50 लाख के बाद 25 दे दिया, 50 लाख के बाद नहीं दिया मैंने, 50 का मैंने फ्री में ले लिया उससे। तो इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। ऐसा टाइम पे इनकम टैक्स क्या बोलता है? भाई वो प्रॉपर्टी भले तेरे वाइफ के पास हो, बट मैं मानूंगा कि वो तेरा ही प्रॉपर्टी है और तुझ पे ही उसका इनकम का टैक्स चार्ज करूंगा। क्लियर है? सिंपल है। इनकम टैक्स बोलती है भाई तू ट्रांसफर कर ले, वो प्रॉपर कंसिडरेशन से गया नहीं, वो इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब वो पूरी तरीके से तुमने उसको, उससे पैसा लिया नहीं, तूने सिर्फ प्रॉपर्टी फ्री में दे दिया। ऐसा टाइम पे मैं क्या करूंगा? वो प्रॉपर्टी तेरा ही मान के क्या करूंगा? तुझ पे टैक्स चार्ज करूंगा। सेकंड, हाँ सर इसमें और एक पॉइंट है याद रखना, अगर प्रॉपर्टी माइनर 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 को जाता है, माइनर उसके जो बच्चे हो गए, राइट, उसको जाता है, तो भी वो माइनर का इनकम में कंसिडर नहीं होगा, वो अपने इनकम में कंसिडर होगा, उसको भी डीम्ड माना जाएगा। बट एक कंडीशन है, अगर डॉटर अगर डॉटर है, ठीक है, जो मैरिड मैरिड है, चाइल्ड माइनर है, मैरिड है और डॉटर है, मैंने क्या बोला? मैरिड डॉटर जो माइनर है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसा केस होगा तो क्या होगा? वो पूरा प्रॉपर्टी उसी का मान के चलेगा, भले वो फ्री में गया हो, वो अलग हो जाता है। एक बार शादी हो गया मतलब फैमिली से अलग समझने का, और उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी है, और ऐसे टाइम पे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर डीम्ड माना नहीं जाएगा, तो वो डॉटर का ही ऐसा मान के उसको किया जाएगा, मैरिड होगा तो, ठीक है। उसके बाद में इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या होता है? कुछ लोग है ना, आप देखोगे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं, जैसा हिंदू हिंदू जो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF जिसको बोलते हैं अपन, राइट, अपन ने स्टेटस में पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वहां पर क्या होते हैं? सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उनका एक बिजनेस टाइप होता है, या फिर ऐसा मिलजुल के उन लोग सोसाइटी जैसा रहते हैं, नहीं क्या? अब वो पूरा एरिया का जो है ना, वो पूरा एरिया का कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं होता है। तो ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बट उसका एक हेड एक ही होता है बंदा, वो होता है कर्ता। तुमने 12th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, कर्ता हेड होता है। तो ऐसे टाइम पे जो है ना, अब किसी का हेड पता नहीं चल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है मेरे को कि स्पेसिफिकली हाँ भाई तेरा इनकम चार्ज करते हैं, तेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम तेरे को ऐसा कुछ मिलता नहीं ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं? जिसका एस्टेट, जो जो प्रॉपर्टी, किसी को तोड़ के अपन ये नहीं कर पाते, मतलब हाँ भाई तेरा प्रॉपर्टी है तो तू इस पे इनकम भर, तेरा प्रॉपर्टी है तो तू इस पे इनकम भर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब प्रॉपर्टी को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, जब स्पेसिफिक पर्सन पे चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता, ऐसा टाइम पे वो पूरा प्रॉपर्टी को एक ही बंदे को डीम्ड ओनर मान के उसी पे क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। एक ही बंदा, कोई वो मोस्टली क्या होता है? करता होता है, उसको एज अ
डीम्ड ओनर बोल के उसी पे सब इनकम क्या हो जाता है, वहां पे चले जाता है, और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होता है। तो ऐसे टाइम पे जिसका प्रॉपर्टी डिवाइड हो नहीं पाता है तो उसको सब मिला के एक ओनर को डीम्ड ओनर बोल देते हैं, ठीक है। थर्ड, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी सोसाइटी होता है, राइट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझो एक बिल्डिंग है, उसमें 50 फ्लोर है, सॉरी 50 फ्लोर बोलता, 50 फ्लैट्स है, ठीक है। तो 50 फ्लैट्स है अपने पास। वो 50 फ्लैट का जो बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, किसके नाम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। एज अ लीगल ओनर कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बट सबको एक एक फ्लैट्स मिले है ना, सबको एक एक फ्लैट्स मिले, तो डीम्ड ओनर कौन बना। अगर ऐसा नहीं बोलेगा भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से जाके मांग, मेरा इनकम मैं थोड़ी दूंगा, वो लीगल ओनर है, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा टाइम पे इनकम टैक्स क्या बोलती है भाई, ऐसा टाइम पे जो रह रहा है ना वहां पे, जो अलग सेपरेट सेपरेट एक एक फ्लैट में, तो उन लोग को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। और कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा लेट आउट करेगा तो आप पे चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं बोलना कि भाई मैं तो लीगल ओनर नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल ओनर है, बट आपके लिए स्पेसिफिकली डीम्ड ओनर माना गया है और आपको ही देना पड़ेगा उसका इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद में पार्ट परफॉर्मेंस। कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदता हूँ, और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कुछ तो पैसे फुल पेमेंट रह गया, हाफ पेमेंट रह गया, मैंने पोजीशन ले लिया घर का पोजीशन लेके मैं यूज कर रहा हूँ, राइट्स पूरा है मेरे पास, अभी मैं हर चीज कर रहा हूँ जो एक लीगल ओनर करता है घर पे। बट कुछ थोड़ा सा पेमेंट की वजह से वो पेपर्स ट्रांसफर नहीं हुए मेरे नाम पे अभी तक लीगली, बट वो ट्रांसफर प्रोसेस में ही है। तो ऐसा टाइम पे उसको डीम्ड माना जाएगा कि तेरे नाम पे, क्योंकि तूने पोजीशन ले लिया, राइट्स ले लिया, सब तेरे पास ही है। बस वो एक एक क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, वो ट्रांजैक्शन जैसे हो जाएगा आपके नाम पे आ जाएगा। तो जब तक वो नाम पे नहीं आता तब तक मुझे डीम्ड ओनर माना जाएगा ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो कोई भी सेल ट्रांजैक्शन पकड़ो जो आधा अधूरा रह गया है, बट सामने वाले ने पोजीशन ले लिया वो चीज का, ठीक है। और ये सेक्शन जो है थोड़ा बोल सकते हो कि स्क्रैप जैसा बोल सकते हो आप, कि अभी ये ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। फिर भी ये सेक्शन जस्ट नॉलेज के लिए बोल के रख रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉपर्टी आप लीज पे लेते हो, लीज पे मतलब रेंट पे लेते हो, राइट, फॉर मोर देन 12 ईयर्स, तो ऐसा सब चीज़ कवर होता है। अभी लीज पे लेना मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाइफ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा टाइम पे वो डीम्ड ओनर हमको ही माना जाता है ये सेक्शन के हिसाब से। तो ये सेक्शन को इतना ये नहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा ये अप्लाई भी होता नहीं और ये स्क्रैप भी हुआ है थोड़ा। फिर भी इधर ले रहे तो इसको रखते हैं। तो ऐसा करके डीम्ड ओनर कौन कौन आता है सर, 5 लोग आते हैं डीम्ड ओनर में। फर्स्ट कौन होता है सर, इन एडवोकेट कंसिडरेशन। कोई भी गिफ्ट मैं देता हूँ अपने स्पाउस को तो वो क्या हो जाएगा सर, इन एडवोकेट कंसिडरेशन में होगा। फुल पेमेंट हुआ रहेगा तो नो प्रॉब्लम, वो उसका मैं मेरा। और लाइव पार्ट बोलते नहीं क्या, इसमें क्या होता है सर, मैंने उसको दे दिया प्रॉपर्टी और वो गुस्सा होके चले गई, मतलब गुस्सा झगड़ा हुआ हमारे बीच में, और मैंने उसको अपना उसका प्रॉपर्टी दे दिया और मैं अपना ले लिया। दो घर थे, एक एक बांट के चले गए, अलग अलग रहते हैं, अभी अलग अलग ही हो गया सब। तो ऐसा टाइम पे बोलना नहीं उसका इनकम डीम्ड है, तो वो अलग ही है, तो वो उसका भरेगी टैक्स, आप अपना भरो टैक्स, कोई डीम्ड ओनर नहीं आएगा। बट लॉ ऑफ अफेक्शन में अपन ने क्या किया, उसको सामने लोग को दिया, या फिर टैक्स की चोरी करने के लिए हो सकता है कि सामने मैंने ट्रांसफर करके रख दिया उसके नाम पे सिर्फ, बट पैसा वैसा कुछ लिया नहीं। ऐसा टाइम पे तुम डीम्ड ओनर माना जाएगा और तुझ पे ही टैक्स किया जाएगा। सेकंड क्या है सर, और एक मैरिड डॉटर होगा तो प्रॉपर्टी वाले फ्री में गया होगा तो भी अलग समझने का, सेपरेट समझने का, वहां पे डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इम्पार्टेबल एस्टेट जो है प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं कर पाता है तो एक मिला के एक ओनर बना देते हैं और उसी को डीम्ड ओनर माना जाता है। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीगली कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी, बट मेंबर को डीम्ड ओनर माना जाएगा। पार्ट परफॉर्मेंस मतलब सेल्स करते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन के बीच में रुक गया ट्रांजेक्शन, तो ऐसा टाइम पे मैं क्या करूंगा, वो ट्रांजेक्शन रुक गया है बट मेरे पास सब राइट्स है, मेरे पास सब पोजीशन है वो चीज़ का, तो तुमको डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला लीज वाला था, तो वो भी क्या है, लीज केस में भी क्या आता है, 12 साल के ऊपर वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा जो अपना राइट्स दे रहा है कि अपन रह सकता है वहाँ पर आगे 12 साल तक मेरा है, तो वो उस टाइम पे भी उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने सेक्शन 22 और सेक्शन 27 कर लिया। अब अपन सेक्शन 23 में जाते हैं जहाँ पर पूरा कैलकुलेशन की बात करती है, ठीक है।